but the thing is कि I'm not able to show those feelings over a piece of paper. तो मुझे Right. अगर if I'm not able to show those feelings on a piece of paper, then it's of no use for a psychologist. अगर उसे वो चीजें वहाँ पे नहीं मिल रही है, then he'll obviously reject me. Like I told you, I was doing experiments again and again. I was doing experiments, but this was not the right platform for doing that experiment. GP से ही GTO को पता होता है कि उसे कौन से बच्चों को फोकस रख के एम्फेसिस करके देखना है. GTO से अंदर घुसे, साथ में वहीं पे मेरा चेस्ट में फ्लैश हो गया. I was so shocked कि यार ये क्या हुआ, मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश हो चुका है और आई वाज ब्लैंक कि अब ये तो अपने में कोई डिस्कशन ही नहीं किया इन्होंने. इट वाज लाइक लेस देन 45 सेकंड्स उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश कर दिया था वहां पे. Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and in today's interview we have Abhimanyu Singh with us. Abhimanyu got recommendation in his 10th attempt and he scored All India rank 9. He's here to share his journey, which is a long journey to be cherished, which took a lot of hard work, patience and perseverance. So let's welcome Abhimanyu to our platform, Defense Roger. Welcome to Defense Roger, Abhimanyu. अगर अभिमन्यु आपके बारे में बात की जाए तो अभिमन्यु is someone who is very good in academics, 10 CGPA in 10th, 93% in 12th, getting admission in DU. They are also joining NCC और NCC में आपने IMA attachment जैसे कैंप करे हैं. And you were also somebody who was easily be able to clear written exams. आपने CDS निकाला है, Coastal Guard निकाला है. And still this journey took you 10 attempts. So I'm very excited for this interview because यहाँ पे मुझे लगता है आपके 10 attempts से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So अभिमन्यु, before further delay, आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपकी जो 10 अटेम्प्ट के एसएसबी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. Sure. Hi Sheetal. So I started my journey with the SSB started in 2018. जब फर्स्ट टाइम पता चला था कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है, एग्जाम्स वगैरह, ये एनडीए भी कुछ होता है. तो ऑल्दो इतना सीरियस नहीं थे कि एनडीए का एग्जाम क्लियर हो पाए, बट ये था कि हाँ वो हमेशा से ना एक वो ठीक है, जाना है आर्म फोर्सेस में जाना है एनी हाउ, जस्ट इसमें आना है बस कैसे भी करके. तो विद टाइम वो ना एक आदत सी वो ऐसा हो गया बार बार के अब तो इसी में ये इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास. तो वहीं से स्टार्ट हुआ. 2018 में फर्स्ट टाइम गए. टेक्निकल एंट्री स्कीम होती थी उस टाइम पे, डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर. तो हम लोग सीधा डायरेक्ट इंटरव्यूज मिल जाते थे, तो रिटर्न की प्रिपरेशन करते नहीं थे अच्छी तरह से करके. तो बट ये उस टाइम पे मेरे लिए ड्रॉबैक था मेरा कि मैं रिटर्न की प्रिपरेशन नहीं किया मैंने. बट विद टाइम फिर ऐसा हुआ कि अटेम्प्ट्स बढ़ते गए, अंडर ग्रेजुएट किया था, अटेम्प्ट खत्म हो गए. और फिर बाद में कॉलेज में आए, एनसीसी भी ज्वाइन कर लिया. तो कहीं से और पता लगा कि इस फील्ड में जाने के और भी तरीके हैं. देन थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली, के एग्जाम्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. तो सीडीएस का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जीके पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, सब कुछ किया. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में घुस गए थे. तो बेसिकली दिया तो सिर्फ डिफेंस के लिए एग्जाम्स दिए थे. सीडीएस दिया, एफकैट दिया, कोस्ट गार्ड दिया, सारे एग्जाम्स दिए. कुछ क्लियर भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, बट इट वाज फाइन. साथ में करते विद टाइम चीजें निकल गई. इंटरव्यूज के अटेम्प्ट भी बढ़ते गए. एनसीसी का अटेम्प्ट मिल जाता था, एक सीडीएस का अटेम्प्ट मिल जाता था, साथ में और भी कोस्ट गार्ड का अटेम्प्ट हो गया. ऐसे करके अटेम्प्ट्स तो बहुत हो गए थे, बट साथ में वही एक्सपीरियंस मिलता रहा, जुड़ता रहा. बार कॉन्फ्रेंस आउट, बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस आउट्स हुए, स्क्रीन आउट्स भी फेस किए. बट ये था कि दैट वाज अ एंटायर जर्नी. कैसे एक स्क्रीन आउट से स्टार्ट करके रिकमेंडेशन तक पहुंचना, मतलब इट वाज ऑल अबाउट द जर्नी ओवर हियर. या So Abhimanyu, this interview is really important because 10 attempts means you grow, you realize, you introspect with time और अपनी past mistakes से काफी कुछ सीखते हो. So starting with the screening process, as we discussed, आपके जो initial SSB के attempts थे वहाँ पे आपने back to back screen out face किया था. But in later attempts you were easily be able to clear the screening part particularly. So what do you feel कि क्या reason है कि most of the candidates got screen out in SSB? like Sheetal, what I felt ना विद टाइम के स्टार्टिंग में, जैसे कि स्क्रीनिंग के लिए जाने लगे तो पहले तो प्रोसेस समझने में इतना टाइम लग गया कि स्क्रीनिंग पे मतलब आगे की प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे. क्या लेक्चरर्स के टॉपिक आने वाले हैं, क्या ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, बट कभी स्क्रीनिंग पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था. कि ये नहीं समझना था कि स्क्रीनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर ना, कि अगर स्क्रीनिंग नहीं होंगे तो आगे का प्रोसेस समझ ही नहीं पाएंगे कभी. तो एक्सपीरियंस के लिए भी तो है ना कि उस पार्ट तक पहुंचना जरूरी है.
तो इसलिए फिर लाइक मेरे बैक टू बैक स्क्रीन आउट्स लगे थे, लाइक आई गेस फोर 3 times I got screen out back to back. After that like ये दिमाग में ये चीज बन चुकी थी कि नहीं यार अब एटलीस्ट स्क्रीन आउट तो मुझे नहीं होना। तो कैसे भी एनी हाउ दैट आई फिगर्ड आउट दैट कि किस तरीके से इस प्रोसेस को डिकोड करना है। आई स्टार्टेड विद अ वेरी लिटिल थिंग ना, कि मैं हमेशा एक पिक्चर उठाता था जैसे कोई भी करके, साथ साथ में जैसे टैट की पिक्चर्स होती है वैसे ही मैंने इसकी पिक्चर्स भी होती है सेम इसी तरह से करके। राइट। तो मैं क्या करता था कि पिक्चर्स उठाता था साथ में, और पिक्चर्स को ना ऐसे एनालाइज करता था इस तरीके से कि इससे कितनी थीम्स बन सकती है। तो लाइक दैट वाइज ना मैं 5 थीम्स बना लेता था कि हर पिक्चर के ऊपर। एंड विद टाइम ऐसा हुआ था कि ऐसी कोई पिक्चर नहीं बची थी जिसके ऊपर आई हैवंट प्रिपेयर्ड, और लाइक जो पिक्चर कभी देखी ना हो ऐसा कुछ करके। तो बेसिकली कहीं ना कहीं से थीम्स आ जाती थी। तो उसके बाद में लाइक आई टोल्ड यू ना, जो स्क्रीनिंग पार्ट होता है बेसिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। सबसे पहले अपना इमेजिनेशन पार्ट, सेकंड वन इज आवर नरेशन पार्ट, एंड थर्ड वन इज आवर ग्रुप डिस्कशन पार्ट। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद आवर इमेजिनेशन पार्ट, अगर हमारी इमेजिनेशन उस लेवल की होगी, हमारी इमेजिनेशन अच्छी होगी, देन आवर नरेशन पार्ट एंड आवर ग्रुप डिस्कशन पार्ट विल ऑटोमेटिकली लाइक वो अपने आप अंदर से आ जाएगा ना। वो कॉन्फिडेंस और जो नरेशन का जो पार्ट होता है वो इट्स लाइक हैंड इन हैंड विद द इमेजिनेशन पार्ट। अगर तुम्हारा स्टोरी का आइडिया अच्छा होगा, तुम्हारी स्टोरी अच्छी होगी, then you will cope with very easily with the narration part and your GD part. So that's what I figured out with my attempts कि अगर तीनों में से कोई एक भी चीज स्टार्टिंग से अगर खराब हो रही है तो it should not have any impact on my other two exams, or like either it is narration part or it is like group discussion part. So that's what I figured out कि कभी भी कोई एक चीज खराब होती थी then I easily like हमेशा ही सोचता था कि चलो ये तो हो चुका। Now let's focus on our second part. Like अगर imagination खराब हो चुकी है, स्टोरी अच्छी नहीं लिखी गई है, then I always used to like focus on a thing that कि मुझे अपनी जो स्टोरी का नरेशन है वो मुझे अच्छा करना है, किसी भी तरीके से अपनी स्टोरी को अच्छी तरह से नरेट करना था कि everyone should have attention on me, you know। तो ये मेरा एक पार्ट होता था। एंड देन अगर मेरे को ये लगता था कि अगर नरेशन भी खराब हो चुका है और इमेजिनेशन पार्ट भी खराब हो चुका है, देन थर्डली आई ऑलवेज डू दिस थिंग कि ग्रुप डिस्कशन इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प मी आउट नाउ। तो मैं ऐसा करता था कि जब दो चीजें हो जाती थी पूरी, देन आई ऑलवेज थिंक कि यार देख ऑलरेडी खराब हो चुका है, ज्यादा क्या होंगे, स्क्रीन आउट होंगे, कोई बात नहीं है, स्क्रीन आउट होते ही आए, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू दिस। अपने एटलीस्ट बोले तो सही कुछ ना कुछ, तो एटलीस्ट किसी को सपोर्ट ही कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट ना कि अगर तुम सपोर्ट कर दोगे तो तुम्हारा कुछ वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। इट्स नॉट लाइक दैट। तो तुम वहां पे साथ में, मैंने हमेशा ये करता था ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आई ऑलवेज यूज्ड टू डू लाइक जितना एफर्ट लगते थे उतना एफर्ट लगाता था फिर मैं, तो उससे मेरे को प्रॉफिट मिल जाता था। तो उसके बाद में लाइक 2022 में उसके बाद में मेरा फर्स्ट स्क्रीनिंग होना स्टार्ट हुआ था मैं। उसके बाद बैक टू बैक पिछले 1 साल के अंदर आई गॉट स्क्रीन इन फॉर लाइक 5 टाइम्स, एंड आई फिगर्ड आउट दिस थिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग ना, इट विल कार, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बिल्कुल। या सो अभिमन्यु, इवन इफ वी टॉक अबाउट द लेटर अटेम्प्ट्स, सो आपने कॉन्फ्रेंस आउट फेस किया, एंड द मेन एम्फेसिस यू पुट ऑन इज द साइकोलॉजिकल पार्ट, तो उसी से शुरू करते हैं। और इधर भी ज्यादा मेन फोकस टैट के ऊपर है, बिकॉज आपने टैट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, तो साइकोलॉजिकल पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है? ऑलराइट, तो लाइक आई टोल्ड कि जैसे स्क्रीनिंग के अंदर मैंने बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक प्रैक्टिस पिक्चर्स, जितने था उसको उतनी स्टोरीज पिक्चर्स मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो दैट्स व्हाट आई दैट्स द सेम थिंग दैट आई डिड विद द टैट पार्ट आल्सो, कि मैं हमेशा क्या करता था कि स्टोरीज उठाई मैंने, एक पर्टिकुलर अमाउंट की पिक्चर्स होगी, मैंने पिक्चर्स उठाई, एंड देन व्हाट आई डू के साथ में लाइक ऐसा होता था कि पिक्चर्स उठाई, उनको देखा, एनालाइज किया कि कितनी वही थीम्स बन सकती है। तो आई ऑलवेज डू दिस थिंग कि 4 थीम, 5 थीम, 6 थीम एक हर पिक्चर के ऊपर बनाता था। देन आई डिड वन थिंग दैट कि जो एक्शंस वाला पार्ट होता था, आई ऑलवेज डू थे कि जितने ज्यादा एक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, आई हैव टू डू दिस, कि जितने ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर एक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करता था मैं। और समटाइम्स होता था कि प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, समझ नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम हो, क्या थीम्स मिले, मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आती थी। तो व्हाट आई डू के मैंने एक हेल्प ली थी, एसआरटी से भी हेल्प ली थी। जैसे कि एसआरटीज में कोई प्रॉब्लम्स होती थी, व्हाट आई डिड के मैं सिर्फ एसआरटीज को पढ़ता था, देन आई फाउंड कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, मैं यहाँ से प्रॉब्लम उठा सकता हूँ, देन आई कैन फाइंड वेरी गुड सॉल्यूशन, और मैं उससे एक अच्छी स्टोरी बना सकता हूँ। अगर वो मेरी पिक्चर से मैच होती है
तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पिक्चर के अंदर आई आई डू दैट थिंग ना, कि वो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी वो चीज करके। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी थीम्स बना ली थी साथ में, बहुत सारे एक्शंस बना लिए थे कि हाँ ये एक्शंस यूज कर सकता हूँ मैं साथ साथ में। तो इससे मेरा जो एक काम था ना बहुत मतलब एक सिंपल एक पाथ में हो चुका था, जिससे मेरी चीजें बात बहुत सॉर्टेड हो गई थी। तो मेरा टैट वाला पार्ट बड़े आसानी से इस चीज से क्लियर हो गया था उसके बाद में। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी हेल्पफुल लगी। साथ में एक चीज और थी कि जैसे कि समटाइम्स क्या होता ना, हम लोग ये सोचते हैं इस चीज को कि शायद अगर हमें प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेट्स बी रॉ, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट द थिंग इज ना यार के इफ यू आर बीइंग रॉ ओवर देयर ना, तो तुम्हारे साथ साथ में वहां पे जो बाकी 30 लोग 40 लोग और बैठ के साइकिल्स दे रहे हैं, ऑल आर बीइंग रॉ ओनली। किसी के दिमाग पे कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आइडिया वो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यू हैव टू से थिंग्स, यू हैव टू टेक लाइक, तुम्हें एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तुम्हें चीजें सीखनी पड़ती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता ना कि माइट बी पॉसिबल के बाद 30 बंदों में से किसी 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी देखी होगी, जिन्होंने अपने खुद ने लाइफ में चीजों ऐसी चीजों को फेस किया होगा, ये एक्सपीरियंस में अपने एक्सपीरियंस हुआ होगा, जो कि उस चीज को लिख सकते हैं डायरेक्ट। बट क्या पता तुम उनमें से ना हो, तुम्हारी जो स्टोरीज है उनमें वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा हो, देन दैट्स अ थिंग फॉर यू ना। कि जैसे कि मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मेरा साइकोलॉजी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी साइकोलॉजी इतना खराब नहीं है मेरी, मतलब मेरी खुद के अपने लेवल पे देखा जाए तो आई फील कि आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आई एम वेरी मतलब एक अपने अपने लोगों के लिए आई हैव लाइक फीलिंग्स फॉर माय पीपल। बट द थिंग इज कि आई एम नॉट एबल टू शो दोस फीलिंग्स ओवर अ पीस ऑफ पेपर। तो मुझे अगर इफ आई एम नॉट एबल टू शो दोस फीलिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन इट्स ऑफ नो यूज फॉर अ साइकोलॉजिस्ट। अगर उसे वो चीजें वहां पे नहीं मिल रही है, देन ही विल ऑब्वियसली रिजेक्ट मी, बिकॉज वो सब चीजें है ना कि उसके पास रीजन नहीं होना चाहिए, उसके पास रीजन नहीं है तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए। तुम पर्सनल लाइफ में तुम अच्छी बहुत अच्छे हो कुछ भी हो, लेकिन हु इज गोइंग टू टेल देम ना, अगर तुम उनसे बताओगे नहीं तो हाउ विल यू नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो दैट्स व्हाट आई डिड, आई हैव टू डू दिस थिंग्स बिकॉज आई वाज गुड इन माई सेल्फ, मुझे पता था कि मैं कैसा हूँ, बट द थिंग इज के आई वाज नॉट एबल टू शो देम। तो वही चीज मैंने बस उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस किया जितना प्रैक्टिस हो सकता था, एंड दैट हेल्प मी आउट, बहुत ज्यादा हेल्प किया उसने मेरे को। एंड विद टाइम आई फाउंड कि साइक टेस्ट पे हेल्प किया हुआ बहुत सही रहा मेरे लिए। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपना साइक चेंज किया था, साइकोलॉजी में मैंने डिफरेंसेस लाया था, एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन दैट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। So that's the biggest experience that I learned from my past experiences or past SSPs. Okay. Yeah. सो अभिमन्यु, अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू में भी आपने 5 बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया एसएसएस के साथ। सो डेफिनेटली प्रीवियस में आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी जो आपने विद टाइम ओवरकम किया होगा, और ये वाला जो एसएसपी का अटेम्प्ट था आपका, जो जिसमें आपको रिकमेंडेशन मिला, डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंजेस। सो व्हाट वाज इट, एंड इफ यू कुड शेयर सम ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद अस, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। Yeah, sure. So coming to the interview part, I found कि इंटरव्यू में क्या होता था कि हमेशा मेरे साथ होता था कि समटाइम्स है ना, मैं कुछ चीजें प्रिपेयर करके नहीं जाता था। लाइक मैं हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट होता था, लाइक जीके हो गया, वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। वो तो आई एम लाइक इन टच विद द न्यूज़पेपर ऑन वेरी लॉन्ग टाइम, तो ऐसा था कि चीजें मेरे लिए ठीक होती रहती थी। जीके पार्ट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट द थिंग इज कि जो बाकी अदर डिटेल्स थी, जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ हो गई और बाकी चीजें हो गई, आई वाज नॉट इंटरस्पेक्टिंग ऑन दोस थिंग्स ना। मुझे ऐसा लगता था कि जैसा है कोई बात नहीं, जो पूछेगा द टाइम ही विल शूट क्वेश्चंस ऑन मी, आई विल जस्ट आंसर इट, उसी टाइम पे आंसर कर दूंगा उनको ऑन द वे, ऑन द स्पॉट। बट द थिंग इज कि ऐसे काम नहीं चलता यार, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट। कि ऐसा हुआ था कि मैंने अपने लाइफ, मुझे ऐसा लगा कि 2-3 अटेम्प्ट्स तो मैंने मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने में निकाल दिए कि इधर आई शुड टेल दिस आंसर टू हिम और इधर आई शुड नॉट। तो ये चीज मैंने कई बार की है। तो आई थिंक दैट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइंड। तो ऐसा है कि हमें क्या करना चाहिए ना, लाइक जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा किया, डिफरेंस किया कि मुझे लगा कि मेरा रिकमेंड होना या आई गॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ दैट वाज दैट कि जैसे कि पूरा का पूरा पीआई की फॉर्म था मेरे पास। तो पीआई की फॉर्म को आई यूज्ड टू डू कि मैं भर लेता था। देन मतलब मैं ऐसे क्या करता था कि I used to put questions on each and everything. कि if my name is Abhimanyu, then why it is question mark. अभिमन्यु है, मेरे घर वालों ने ऐसा नाम क्यों रखा? Why अभिमन्यु only? Why not anything else? तो why not अभिषेक? तो ऐसे करके like I have put a lot of questions on myself कि भाई क्यों? Question mark. If I'm not going to answer this question to myself, and how I will going to answer the interviewing officer?
तो that's what I did कि एक एक चीज को literally like खोल दिया कि I have to do this, I have to do this, कि हर एक चीज के ऊपर है. Either it's my extra curricular activities, if I like in my hobbies I have like कहीं पे मैंने लिखा है इस चीज को करके कि वॉलीबॉल लिखा है. Then I have questioned volleyball also कि volleyball, why volleyball only, volleyball में ऐसा क्या है. Then I have like उसमें जितनी भी चीजें हैं वॉलीबॉल के बारे में मैंने एक एक चीज को डिटेल से पढ़ा है कि मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिटेल वॉलीबॉल के अंदर. इवन द जो नेट का जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसकी भी मेरे को मैं लेंथ एंड ब्रेथ पढ़ के गया था. तो लाइक आई वाज सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि नाउ आई वाज रेडी कि वो क्वेश्चन शूट करें एंड आई एम गोइंग टू आंसर हिम विद दैट कॉन्फिडेंस. तो ये चीज इंटरव्यू में हेल्प कर जाती है. आई टोल्ड यू लाइक कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज comes hand in hand. Again, the same thing goes with like in the screening test. Same thing goes here also. अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, यू हैव टू गेन योर नॉलेज, यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ. तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन इन योर PIQ फॉर्म और एनीथिंग एनीवेयर एल्स. So that's what I did and I found कि that was so effective for me. और with time that thing helped me a lot and got my recommendation in this attempt. So yeah. कुछ पिछले इंटरव्यूज के अंदर कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा कि हाँ यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड दिस वाज अ ब्लंडर मिस्टेक. सो एनीथिंग हैपेंड इन पास्ट इंटरव्यू? Yeah, the biggest blunder I think that I already like the blunder that I have made was कि जो मेरी CDS की एंट्री का इंटरव्यू था. I went to Bangalore for that. इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि like I told you I was doing experiments again and again. I was doing experiments but this was not the right platform for doing that experiment. क्योंकि मेरी एज एक फैक्टर था मेरे पास. एज एक टाइम तक फैक्टर था मेरे पास कि एज मेरे लिए वो करी थी. आई वाज सो मतलब मेरे पास अच्छा खासा भी 2-3 साल बाकी थे डिफेंस के. बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, I was just wasting that precious time, no. By this time I already have been passed out from any academy or that. अगर मैं वो blunders नहीं करता अपनी लाइफ में उस टाइम पे. Like I'll share an incident with you कि मैंने जैसे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू अफसर asked me कि so Vimanyu, from past 1 year you are not doing anything, so what's your future plan? If you're not getting any recommendation over here, what will you do? So I told him, sir, I'll be taking admission in masters. Okay, then tell me which field. I told him, sir, I'll be doing masters with mathematics, applied mathematics. So okay, then what after that? मैंने बोला सर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है. तो बोला अच्छा, then which exam you have to give? Then मेरे को again the thing, I was not having that knowledge. मैंने उनको बोल दिया फ्लो में बोल दिया सर गेट का एग्जाम देना होता है. बट नो, दैट वाज रॉन्ग. गेट का एग्जाम इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए होता है. व्हाई हैव इवन सेड दैट? मैंने जो बोला वो दैट वाज अ ब्लंडर. आई वाज नॉट, मेरे को पता नहीं था अपनी चीज के बारे में, स्टिल मैंने बोल दिया एंड डिड दैट मिस्टेक. वो पकड़ा जाएगा. अगर मैं कुछ चीज गलत बोलूंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज जाके खुल जाएगी. तो या तो उस चीज के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले को हम हर एक चीज को पूरी तरीके से खोल के बता सकें, या फिर ऐसा हो कि हमें उस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो उसे बोलो ही मत. I would say कि उसे बोलो ही मत. अगर if you don't know about any of the things, then you should not answer him कि नहीं सर मुझे ये चीज नहीं पता. There is no harm with that if you are saying कि सर मुझे नहीं पता. अगर तुम्हारे पास कोई आगे का कोई आइडिया नहीं है, then you should say सर मेरे पास कोई प्लान नहीं है. I have this only plan. I have to stick to this plan. अगर ये नहीं then I'll think sir. उसके बाद देखा जाएगा. So that was one blunder that I made. One of my incidents in my recent interviews. So I would ask other people also that okay, please don't do these kind of mistakes. This will only increase your attempts and nothing else. So yeah. सर अभिमन्यु, GTO की तरफ बात करते हैं. जब हम GTO डिस्कस कर रहे थे तो आपका स्पेशल एम्फोसिस था वो GPE पे था. तो GPE की क्या इम्पोर्टेंस है एंड आपने GPE के लिए कैसे प्रिपेयर किया? Well, I'll tell you ना कि GP क्यों इम्पोर्टेंट है यार. GP है ना एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि GP ना ऐसा होता है कि वी आर गोइंग ना एक रिटर्न, हम मतलब अपने हाथ से कोई चीज लिख के हम एक अपने ग्राउंड टास्क ऑफिसर को दे रहे हैं. एंड दैट्स द ओनली थिंग जो हम उसे रिटर्न में दे रहे हैं कोई चीज करके. तो द थिंग इज कि ना कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के लिए या ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर के लिए ना ये चीज हो जाती है इम्पोर्टेंट कि अगर किसी बंदे की प्लानिंग अच्छी होती है ना, देन ही विल बी लाइक आगे की प्रोसेस पे फिर वो ध्यान देता है. जीपी से ही जीटीओ को पता होता है कि उसे कौन से बच्चों को
फोकस रख के एम्फेसिस करके देखना है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन ना कि एक साथ में 10 बंदे 11 बंदों के ग्रुप को वो एक साथ में पूरा साथ में एनालाइज कर सके। तो उसे जीपी से पता लग जाता है कि किस बंदे को कितना कितना एनालाइज करना है। तो इसलिए आई बिलीव कि जीपी ना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता था। उस चीज को ना थोड़ा एक ना मतलब मुझे जो रियलाइज हुई मेरे अटेम्प्ट्स के अंदर कि मेरा कभी जीपी पूरा ही नहीं होता था। मैं कभी भी प्लानिंग स्टार्ट करता था, मेरी प्लानिंग कभी पूरी नहीं होती थी। तो व्हाट आई डू कि ना मैंने ये चीज रियलाइज किया कि यार मेरा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता था जब भी ग्रुप डिसाइड करने में मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था कि कौन से ग्रुप में किस प्रॉब्लम के लिए कितने बंदे जाने चाहिए। इस चीज में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। आई ऑलवेज लाइक थिंक कि यार यार कितने बंदे भेजूं यार, यहाँ पे यहाँ 2 भेजूं, 3 भेजूं, 4 भेजूं। उसके अंदर मैं आराम से 20-25 सेकंड हर प्रॉब्लम में खराब कर देता था। तो लगभग 1 मिनट तो मेरा तीनों चारों जो भी 4 प्रॉब्लम्स होती थी उसी में खराब होता था। तो व्हाट आई फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग ना कि मैं क्या करता था कि सबसे पहले मेरा ये पैटर्न होता था जीपी में लिखने का कि सबसे पहले मैंने प्रायोरिटीज लिख दी ऊपर। फर्स्ट हेडिंग प्रायोरिटीज 1 2 3 4 जितनी प्रायोरिटीज थी मैंने सब हेडिंग्स डाल के प्रायोरिटीज लिख दी। देन व्हाट आई डू कि ना उसके बाद में जस्ट मैंने एक सेकंड हेडिंग डालता था मैं ग्रुप्स। फिर सब हेडिंग्स डालता था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और उनके आगे इक्वल्स टू लगा के छोड़ देता था उस चीज को वहीं पे। वहीं खत्म हो जाती थी वो बात। Then on the third part I start things like solutions. Third heading solutions. First sub heading जो first priority थी वो उठाई, लिखना स्टार्ट किया सॉल्यूशन उसका। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब नाउ what we will do ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट जैसे हमने स्टार्ट किया हम लोग तुरंत लिखते हैं कि a group of 5 people will go to this place। मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। मैंने कहा let GTO think that। मैंने सीधा किया कि ग्रुप ए, जो चीज मैंने ऊपर लिखी थी ग्रुप ए बी सी डी, मैंने सीधा लिखा ग्रुप ए विल गो टू दिस प्लेस एंड डू दिस वर्क एंड कम बाय दिस प्लेस, ओके, एंड कम बैक टू दिस प्लेस बाय दिस टाइम। ठीक है, मैंने इतनी चीज लिख दी, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ग्रुप ए लिख दिया और ऊपर मैंने ग्रुप ए बी सी डी की हेडिंग डाल रखी है। तो व्हाट आई डू के ना लास्ट में जब मेरा सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है तो लास्ट में फिर मैं लिखता हूँ कि मेरे को अब समझ आया था कि यार ठीक है ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, इसमें 3 बंदों की जरूरत है। तो आई फास्ट लिख देता था मैं। फिर ग्रुप ए के आगे 3 लिख दिए, ग्रुप बी के आगे 2 लिख दिए, सी के आगे 4, जितने भी चाहिए होते थे। इस हिसाब से मेरे ग्रुप्स डिवाइड होते थे तो मेरा टाइम बच जाता था वहां पे। थोड़ा टाइम फिर मैंने बचाया कि टाइम डिस्टेंस वाले केस के अंदर ये टाइम डिस्टेंस कैसे बचाना होता है। तो मुझे ये चीज भी रियलाइज हुई टाइम के टाइम और डिस्टेंस में हमारा बहुत टाइम खराब होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कितना स्पीड चाहिए होती है, कितना डिस्टेंस चाहिए, तो हम कैलकुलेट करने में लग जाते हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का बना लिया कि अगर कोई कार जा रही है पक्की रोड पे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। अगर कोई बस जा रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएगी। कच्ची सड़क पे जा रहे हैं तो वही स्पीड 40 और 30 रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट आई डिड कि ना मुझे ये चीजें मैंने अपने आप चेंज कर ली उसके अंदर। तो उससे मेरा टाइम बच गया, मेरे को स्पीड पता लग गई, मेरे को एक पता लग गया कि पर्टिकुलर डिस्टेंस वो इतनी देर में इतना कंप्लीट कर सकता है। देन आई डू कि मैं कभी भी पैराग्राफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं लिखता था। मैं व्हाट आई डू कि ना जैसे पैराग्राफ मेरा खत्म हुआ लास्ट में लिख दिया डिस्टेंस अप साइड जाने में कितना टाइम लगा। जैसे लिख दिया मैंने डिस्टेंस अप साइड जाने का 10 किलोमीटर, टाइम लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर 10 मिनट्स लिख दिया। 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगे, 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड होगी मेरी यहाँ पे। ठीक है, सेम थिंग आई डू के डिस्टेंस आने में 10 किलोमीटर, टाइम आने में जितना लगा वो लिख दिया। इससे मेरा टाइम और दोनों चीजें बच गई मेरे इसके अंदर। मेरा और एक प्लानिंग भी अच्छी तरह दिख रही है कि हाँ ये हर चीज को वो कर रहा है। किसी को पैराग्राफ पढ़ने में मजा नहीं आता है। एक पैराग्राफ में तुमने एक चीज लिख दी बट उसमें डिस्टेंस टाइम पढ़ना इतना किसी को भी इतना टाइम नहीं होता है। जीटी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वहीं से हम ना वो चीज पूरी लिख के दे देंगे उन्हें, तो दैट्स द थिंग ना, वहां से फिर पूरा कंप्लीट हो जाता है कि हमारा जीपी एक अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पे एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है पूरा जीटीओ का। तो दैट्स द थिंग। सो अभिमन्यु, अगर हम जीडी और लेक्चरेट के बारे में बात करें, सो नॉलेज प्लेज अ वेरी वाइड। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? I believe यार like I told you on the same thing that कम इंटरव्यू के बाद भी बताया मैंने, सेम चीज मैंने स्क्रीनिंग में बताया था। द थिंग इज कि जब भी ये सब चीजें होती है तो सेम थिंग यार गो यहाँ पे भी वो चीज आती है। अगर ग्रुप डिस्कशन में यू हैव द नॉलेज तो यू कैन स्पीक ऑन एनीथिंग यू आर प्रोवाइडेड विद। कोई भी चीज तुम्हें दे दी जाए तुम आराम से इजीली उस चीज के ऊपर बोल सकते हो, इजीली सब कुछ आराम से कर सकते हो। और वहीं पे वो चीज आती है कि सेम लेक्चरेट में होती है कि कोई भी टॉपिक तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है and you'll be able to speak very well on any of the topic given to you at any point of time. तो it's like extempore only। एक लेक्चरेट एक सिर्फ एक्सटेम्पोर का टाइप होता है। इजीली अगर तुम्हें बोलना है तो यू शुड हैव द नॉलेज। अगर नॉलेज होगा तो तुम इजीली कोई भी टॉपिक आएगा, ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक उनमें से तुम यूल फाइंड अप एक ऐसा टॉपिक तुम्हें मिल ही जाएगा जिसमें तुम आराम से इजीली 3 मिनट तक बोल सकते हो। So that's my opinion on that कि ग्रुप डिस्कशन और इन दोनों के अंदर ये नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
सो अभिमन्यु, अगर हम पीजीटी, एचजीटी और फाइनल ग्रुप टास्क के बारे में बात करें, दे आर क्वाइट द सिमिलर. सो व्हाट डू यू स्ट्रेटेजाइज फॉर दैट कि आप कैसे परफॉर्म करोगे उधर? देखो, जीटीओ में आई ऑलवेज ना एक पैटर्न फॉलो किया है मैंने हमेशा अपने जीटीओ मेरा हमेशा से अच्छा था, मतलब इतना कभी आई वाज नॉट कभी भी बाहर इतना वो नहीं था मेरा कि परफॉर्मेंस कितना खराब जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है। जीटीओ ऐसा था कि कभी भी हमेशा एक चीज में मैं एक फैक्टर पे काम करता था, जो सीसो होता है, हम लोग बचपन में हर को सब खेले होते हैं सीसो के ऊपर। एक सीसो का जो फैक्टर होता है, आई ऑलवेज डू ऑन दैट थिंग ओनली, कि मैं सिर्फ उस चीज को मेरे माइंड में रखता था कि जैसे सीसो काम करता है, हमें वहीं पे भी वही काम करना है। एक ब्रिजिंग बनानी है, ब्रिज बनाने के लिए हमारे को नीचे एक सपोर्ट चाहिए और साथ में पीछे के लिए नीचे सपोर्ट चाहिए ताकि वो ब्रिज बन सके, और पीछे अगर उसको रोकना है तो पीछे रोकने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। ऐसा सपोर्ट जिसके अगर आप आगे पैर रख के चले तो कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उठे ना, एक हार्ड सपोर्ट होना चाहिए। तो बस एक ये चीज मेरे माइंड में रखता था, इधर नीचे सपोर्ट लगे चाहिए, ऊपर से सपोर्ट लगे, बस काम वो एक ब्रिजिंग बननी चाहिए और तुम आगे आराम से इजीली मूव कर सकते हो। तो तुम्हारा एक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम करने के लिए बस एक यही पूरा जीटीओ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। बाकी और जीटीओ के अंदर आई डोंट थिंक कि पीजीटी या जीटी के अंदर ऐसा कुछ है जो कि एक कोई नॉर्मल बहुत कॉमन पर्सन कॉमन सेंस के साथ में कर नहीं सकता। जैसे आई बिलीव के पीजीटी एचजीटी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होते, किसी भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं होते, सबके दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं अगर उन्हें थोड़ा टाइम दे। एक समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, हम चीजें समझ नहीं आ पाती है। तो मैं हमेशा करता था, जब भी मैं ऐसे घबरा रहता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव टाइम टू अदर पीपल कि प्लीज गो अहेड डू दिस थिंग। तो जब तक वो लोग सोचते थे, मुझे मुझे पता अगर वो आइडिया अगर मेरे दिमाग में भी तुरंत नहीं आ रहा है तो किसी और के दिमाग में भी नहीं आएगा इजीली। तो वी नीड टू हेल्प ईच अदर नो, अगर किसी के दिमाग में हल्का फुल्का भी आइडिया आ रहा है तो उसकी हेल्प से हमारे को अच्छा आइडिया आ सकता है। तो ये चीज मैंने एक रियलाइज करके मैंने वो चीज बहुत मतलब उसमें वो किया। तो विद टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपने ग्रुप का भी साथ दिया और साथ साथ में खुद को भी उस चीज के लिए डाला कि इजीली एक प्रोसेस को पार्ट करें और काम डाउन होकर उस चीज के ऊपर सोचे। तो सोचने के साथ सॉरी, तो ये सोचने से ना फिर एक आराम से इजीली हम किसी भी स्टेप को आराम से इजीली पार कर सकते हैं। तो ये एक एचजीटी पीजीटी और एफजीटी किसी भी प्रोसेस के अंदर जीटीओ के अंदर इजीली बहुत इजीली तुम्हारे लिए हेल्प कर सकता है, किसी के लिए भी। So Abhimanyu, moving to the three activities that is done in GTO, that is command task, individual obstacle, and the snake race. So what is your opinion on that? जो कमांड टास्क और स्नेक रेस और इन तीनों प्रोसेस का ये है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो ऐसा है कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है वैसे तो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कि किसी के माइंड में से चीज चल रही हो कि यार इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अच्छा नहीं करेंगे तो हम शायद हो ना पाएंगे, रिकमेंडेशन रुक जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है यार, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सबसे पहले ना ऐसी चीज होती है कि तुम अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर साथ भी कर पा रहे हो एंड इफ यू आर डूइंग योर विद योर फुल एफिशिएंसी ना, कि तुम अपनी पूरी जान लगा के तुमने अगर साथ भी किए हैं तो इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तुम अगर किसी चीज को अच्छी तरह से कर रहे हो देन इट्स फाइन। तो यही चीज है ना, ये एक मिथ है बच्चों के अंदर कि यार मैंने 5 ही किए, मैंने 4 ही किए, मैंने 10 ही किए, मैंने 12 ही किए, सो इट्स नथिंग लाइक दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। उसके बाद में लाइक ऑल्दो मेरा ठीक था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, लाइक बीइंग एनसीसी कैडेट इतना तो जरूरी था हमारे लिए बनता, तो कि हमारे एटलीस्ट 10-12 सबके हों। तो सब ने एटलीस्ट हमारे पूरे ग्रुप से ही जो 20 के 20 बच्चे थे सबने ऑलमोस्ट सबने 12-13 सबने किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो ये कितनी सी चीज होती है। नेक्स्ट थिंग इज योर स्नेक रेस। स्नेक रेस है ना एक ऐसी रेस होती है कि जिसके अंदर ना यू जस्ट हैव टू गिव योर कंप्लीट एंजॉयमेंट करने के लिए एक रेस होती है वो, कि तुम यार आए हो, तुम इतने दिनों से कुछ कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हें एक मौका मिला अपने साथ वालों के साथ कुछ करने के लिए। तो यू शुड ओनली हैव दिस थिंग इन माइंड कि हमारे को हमारी टीम को जिताना है, बस उस चीज को लेके अगर तुम परफॉर्म करोगे ना, एवरीथिंग विल बी फाइन, आराम से बहुत इजीली तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारी जो जीओआर है वो बहुत अच्छी जाएगी। एंड अदर थिंग इज कि तुम्हारा जो खुद का वो होगा ना, कि तुम्हारा ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अपने आप के, लोगों को लगेगा कि यार यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप। इधर तुम चाहिए आगे रह के पीछे रह के कहीं पे भी रह के काम करो, द थिंग इज योर ग्रुप शुड विन, द ओनली मोटिव इज योर ग्रुप शुड विन। जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाना चाहिए, दैट्स व्हाट जीओआर इज ऑल अबाउट फॉर। So now coming to the command task. Command task is very important task of this complete GTO process. I believe कि अगर तुम्हारा command task, अगर तुम्हें जितनी tough command task मिल रही है तो you should celebrate that thing. अगर तुम्हें जितनी tough command task मिल रही है you should celebrate that thing. और उसके लिए अगर तुम्हारे को तुम्हारी command task अगर अच्छी है
अगर मतलब तुम्हें अच्छी कमांड टास्क मिल रही है तो उस चीज के लिए तुम्हें पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हें पहले एक दिन पूरा जितना भी है, एक डेढ़ दिन तुम्हें मिला है, तुम्हें उस प्रोसेस के अंदर अपने पूरे ग्रुप के साथ में, तुम्हें अकेले इंडिविजुअली भी, तुम्हें हर जगह तुम्हें अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। तो दैट थिंग विल हेल्प यू इन योर कमांड टास्क। अपने आप अगर तुम्हारी वो चीजें अच्छी होगी तो कमांड टास्क में तुम्हें कमांड टास्क भी अच्छी मिलेगा और तुम इजीली उन चीजों को हैंडल कर पाओगे। जितना अच्छी इजीली तुम उन चीजों को हैंडल कर पाओगे उतना ही तुम लोगों के ऊपर, तो किसी के ऊपर भी इजीली ना वो चीज को एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि या एक कंफर्मेटेड टेस्ट हो गया कि जहां ये बाकी ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहा था, ये अकेला भी वैसा का वैसा ही है। he can perform very well, he is very good with this performance thing. So that's how things go with the command task. So अभिमन्यु, मूविंग टू कॉन्फ्रेंस, मैंने काफी लोगों की कॉन्फ्रेंसेस सुनी, बट अभिमन्यु आपके कॉन्फ्रेंस के एक्सपीरियंसेस काफी अलग है। प्लीज शेयर सम ऑफ देम, और इस बार की कॉन्फ्रेंस कैसे गई? यार कॉन्फ्रेंस तो लाइक पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, लाइक अंडर ग्रेजुएट एंट्री थी मेरी, मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आया था मेरे साथ चला क्या रहा है। मतलब 4 धीरे से मजे मजे में निकाल दिए। 5वां दिन आया, कॉन्फ्रेंस का टाइम था, तो स्क्रीनिंग भी ऐसे ही हो गए थे, पता नहीं चला था। तो उस टाइम पे ऐसा होता है, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई और हम सब ये डिसाइड करके गए थे कि अंदर कोई हमसे सजेशन के बारे में पूछेगा। एंड समवन टोल्ड अस कि जब भी तुम सजेशंस पूछे तो यू शुड बी रियल, जो तुम्हें लगे तुम सजेशन दो उनको। तो मेरी भोपाल केसेस भी थी, तो लाइक ऐसा हो रहा था कि उन्होंने हमसे पूछा कि जो आई गेस प्रेसिडेंट ही होगी, उन्होंने पूछा कि अभिमन्यु, सो हाउ वाज योर स्टे? इट वाज गुड। देन ही वाज लाइक के ओके, सो कैसा, मतलब एनी सजेशन फॉर आवर बोर्ड? तो आई टोल्ड देम कि उस टाइम पे क्या ना, एक्चुअली भोपाल के बोर्ड्स के अंदर वो था कि जो वॉशरूम्स थे उनमें जेट्स नहीं लगे थे। तो उन्होंने बोला कि एनी सजेशन, तो हमने बोला कि सर वो आपके वॉशरूम्स है ना, उसके अंदर जेट्स नहीं लगे, और वेस्टर्न टॉयलेट्स थे तो उसमें जेट्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि होना चाहिए था। देन ही टोल्ड कि वो एकदम से पूरा बोर्ड हंसने लग गया कि वो ऐसे भी तो प्रॉब्लम है, आज तक किसी ने बताए। तो देन ही वाज लाइक कि ओके अभिमन्यु, वी विल लुक इनटू दिस मैटर, सो मूव अहेड। ऐसे करके उन्होंने बोल के फिर वो खत्म हुआ। बाहर आके रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं नहीं है, मेरे बाद में 4-5 और थे पीछे, उन्होंने भी सबने सेम ही बात बोली थी। तो हम लोग डिसाइड करके गए थे कि हाँ वी आर गोइंग टू से दिस टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और लाइक इन आवर कॉन्फ्रेंस। राइट। तो ये एक था हमारे साथ, खुद के साथ ये चीज हुई थी पूरी। बिल्कुल। और उसके अलावा टॉकिंग टू अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस तो यार मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरे साथ कुछ थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे साथ, कुछ बातें मुझसे पूछी जाएगी, शायद मुझसे बात करी जाएगी, कुछ सिचुएशंस दी जाएगी मुझे शायद। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। मैं जैसे ही मतलब लाइक मेरे चेस्ट नंबर 10 था, तो चेस्ट नंबर 9 बाहर निकला, अंदर गया, बाहर निकला, उसके पीछे पीछे जीटीओ सर बाहर आए। एंड देन ही टोल्ड टू द सीएचएम सर के सर चाय लगवा दीजिए। देन आई थॉट कि यार सर टी ब्रेक होगा तो ये लोग अब काफी टाइम लगाएंगे, बात वगैरह करेंगे, तो शायद आई गॉट रिलैक्स कि चल छोड़ो कोई नहीं। फिर जैसे ही उन्होंने बोला वो अंदर गए, जीटीओ सर अंदर घुसे, साथ में वहीं पे मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश हो गया। आई वाज सो शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ, मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश हो चुका है, और आई वाज ब्लैंक कि अब ये तो अपने में कोई डिस्कशन ही नहीं किया इन्होंने। इट वाज लाइक लेस देन 45 सेकंड्स उन्होंने मेरे को मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश कर दिया था वहां पे। मैं अंदर गया, देन दे वर लाइक कि मुझे लगा क्या पता ऑलरेडी दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, सेट होंगे, जाते ही पूछेंगे मुझसे ये वो करके। बट बाय गॉड अंदर गया मैं, उन्होंने मुझसे बोला कि सो अभिमन्यु, हाउ वाज योर स्टे? एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन सो सून कि उन्होंने मुझसे पूछ लिया हाउ वाज योर स्टे। लाइक वी आर ऑलवेज बीन टू दिस प्रोसेस नो, कि हमें पता है कि ये अगर ये पूछ रहे हैं तो इधर यू आर अ क्लियर कट केस आउट और यू आर अ क्लियर कट केस इन। तो दोनों सिचुएशंस थी हमारे साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। माइट बी पॉसिबल कि शायद एक और अटेम्प्ट बढ़ चुका है, अब जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। Then I was like चलो कोई नहीं। उन्होंने पूछा कि स्टे कैसा था, how was the food? Then one question he asked me कि so according to you who should get recommended this time? So I told him that I don't know about the entire group, but I think that the group I was performing with from chest number 1 to 10. So I believe the chest number 2 and chest number 5 should get recommended. So he told me, and what about chest number 10? And I was like, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि who is this chest number 10? Then I okay, I am chest number 10. Then I was like, हाँ sir, he also performed so well. He will also get through. Right. So I like talked in the third person thing कि हाँ he will also get through. कहता okay good. फिर बोला okay you may leave now.
ऐसे करके ही मेरा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। आई वाज सो डिप्रेस्ड कि यार ये तो एक और कॉन्फ्रेंस बढ़ चुकी है मेरी, एक और अटेम्प्ट बढ़ चुका है, अब क्या होगा, फिर से दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, शायद इस बार चीजें ठीक गई थी, ऐसा कुछ गया था। आई वाज लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ थॉट्स इन माय माइंड कि बस मतलब बहुत सारी चीजें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे चली जा रही थी साथ अपने। देन बस ऐसी की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई पूरी, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, काफी टाइम तक रिजल्ट के लिए वेट किया। आई वाज सिटिंग सो लाइक सो डिप्रेस्ड, काफी टाइम तक ऐसे बैठा रहा। फिर देन आई थॉट कि चल लेट्स, कोई बात नहीं यार, आएगा जो आएगा। एक मन में ऑल्दो एक फिर भी एक वो था कि क्या पता अभी भी लास्ट मोमेंट पे आके बोल देगा ये ऑर्डर कर, यू आर एंड दिस टाइम। सो वो एक चीज तो माइंड में थी, बट स्टिल आई वाज सो लाइक थोड़ा बहुत था मेरे साथ। फिर लगभग 15-20-25 मिनट हमने, या So Abhimanyu, did you expected like आपका नाम announce होगा after a long wait? This is your 10th attempt. Your name was announced. नो यार, like I told you ना कि before my conference I was so sure, I was so expecting this thing कि I am going to get recommendation this time, I am going to get recommendation, I am going to get recommended this time. But the thing is ना कि जैसे कॉन्फ्रेंस हुई, my confidence got stuck over there only, कि मुझे समझ नहीं आया उसके बाद में कि यार ये क्या हुआ एकदम से मेरे साथ में, ये सब चीजें यार, कॉन्फ्रेंस काफी बकवास गई है मेरी, तो मैं इस बार भी रिकमेंड नहीं हो रहा हूँ ऐसा कुछ करके। देन यही सेम चीज हुई, सर आए काफी देर बाद में, उन्होंने बैठे आराम से, उन्होंने बोला कि सो आई विल बी अनाउंसिंग नेम्स, यू हैव टू स्टैंड, रिसाइट योर रोल नंबर एंड योर नेम। तो मैं ओके ठीक है, अपना कौन सा नाम बोलने वाला है, बट स्टिल मैंने अपना रोल नंबर हाथ पे लिख रखा था। देन ही टोल्ड कि या चेस्ट नंबर 3। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्दो कि ठीक है आगे से शुरू करेंगे पीछे शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करने वाले। देन ही स्टार्टेड चेस्ट नंबर 3। देन ही टोल्ड कि ऑलराइट रिसाइट योर रोल नंबर। तो ही टोल्ड कि सर मेरे को रोल नंबर नहीं याद अपना। he was a fresher, so That is obvious. expected from him ना, कोई बात नहीं, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो then he told कि सर रोल नंबर तो नहीं याद। then मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि सर मेरे को रोल नंबर याद है सर, मेरे को प्लीज मेरे को ले लो। I was like again बार बार दिमाग में वही बात चल रही है कि सर मेरे को रोल नंबर याद है, मेरे को ले लो। then सर ने थोड़ा सा उसको डांटा। then चेस्ट नंबर, उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 5। so I was expecting chest number 5 to get recommended this time, so getting his recommendation, तो उन्होंने बोला chest number 5। again he was also a fresher, so he also didn't remember his roll number, so मेरा roll number नहीं आता। तो then I was again I thought there was a thing in my mind कि सर मेरे को roll number याद है, मेरे को ले लो। then he decided oh chest number 10, and I was so shocked, मुझे समझ नहीं आया, तो एकदम से हाथ कांप गए, सब कुछ कांप गया एक मिनट में। and I told him कि यार सर this is my roll number and this is my name। so he told, then suddenly एक मिनट में like सब कुछ change हो गया, my perspective changed। I thought कि यार ठीक है, my gut feeling was right, मेरे को 5 दिनों से जो लग रहा था it was right, जो ठीक लग रहा था, and this time I got recommended। ऐसे करके वो चीजें मतलब ठीक रही मेरे लिए, बहुत सारी चीजें, उन चीजों को उस टाइम पे देखा जाए तो। फिर वो 1-1.5 मिनट का टाइम, सारी SSBs का सामने घूम जाना 1 मिनट में, जितने अटेम्प्ट्स थे 2018 से लेके 22 तक के जितने भी अटेम्प्ट्स थे। वन मोर थिंग ना कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2022 मेरे लिए बहुत बहुत खराब जा रहा है, बहुत खराब जा रहा है। एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये 2022 खत्म हो जाएगा, देन 23 में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी कोई भी एसएसबी 23 में आएगी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाऊंगा। एंड 2022 प्रूव्ड मी रॉन्ग कि नहीं आई वाज नॉट बैड एंटायरली। लास्ट में खत्म होते होते 7 दिन पहले आई गॉट रिकमेंडेड, तो आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन, 2020 itself gave me the surprise, no, कि ठीक है, everything is fine। So that's how things went, यार। Here I want to know कि what was your family का reaction क्या था, and when you saw that it is all India rank 9, so how did you celebrated that and what was the entire thing? I'll tell you यार कि ना किस तरह से, like first thing was getting recommendation, that was very biggest thing in my life ever had happened to me, कि I have never like, पता नहीं, although हमेशा से एक ड्रीम था इस बात का कि आर्म फोर्सेस में जाना है, अफसर बनना है, फौजी बनना है, बट है ना कभी भी मतलब है ना, ये रिकमेंडेशन का सपना आता था, उससे पहले एक आध बार लगता था यार मैं हो जाऊंगा क्या, मैं क्या पता यार मैं कभी रिकमेंड होऊंगा भी नहीं होऊंगा क्या, मैं ऐसे स्ट्रगल करता रहूंगा। तो रिकमेंड हुआ तो समझ ही नहीं आया रिएक्शन क्या दे, पहले तो ये नहीं समझ आया था कि ये तो बहुत अजीब सा रिएक्शन हो गया, हमेशा कॉन्फ्रेंस आउट होने की आदत पड़ी हुई थी, तो ये एकदम से नाम आ गया, अभी इसके आगे का प्रोसेस, तो इट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। तो ऐसा था कि चलो लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग विद दिस एट दिस मोमेंट, नो। तो सबसे पहले आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब उस टाइम तो कॉल नहीं किया बिकॉज मेरे को उनके रिएक्शंस देख रहे थे, तो सर ने डॉक्यूमेंटेशन में लगा दिया था, तो आई थॉट के
मैं उनको बाद में अभी वीडियो कॉल करूंगा सीधा करके, देन आई विल शो देम कि ऐसे जो कुछ भी है। उससे पहले मैंने, मेरे एक फ्रेंड था उसको बता दिया था मैंने, तो ही वाज सो हैप्पी विद दैट के ही वाज क्राइंग आउट। तो उसने वही, ही वाज आल्सो लाइक, द थिंग वाज ना कि हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसने भी वो चीजें देखी है यार। वो पास्ट 1 ईयर दैट ही हैव सो के कितने अटेम्प्ट्स होते जा रहे हैं, गोइंग टू द एसएसबी अगेन एंड अगेन, गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट अगेन एंड अगेन। तो देयर वाज अ होप ना, एवरीवन हैव दैट होप कि यार शायद इस बार हो जाएगा, शायद इस बार हो जाएगा। तो that was the thing कि, so that's why people got emotional at that point of time. I also got emotional, was crying out loud in that conference hall. तो उसके बाद में that the room which we got our results, उसके बाद में ऐसा था कि I called my parents after around hour or something. So they were also not expecting this कि yeah I'm going to call them and I'm telling them yeah I got recommended this time ऐसा करके। तो पापा बहुत शॉक थे मेरे, यू सिटिंग आउटसाइड हैविंग हिज फूड, सर्दियों का टाइम था। तो देन मॉम जस्ट केम होम, जैसे मम्मी घर पे आई तो आई कॉल्ड हर, मैंने बोला कि ये देखो ए प्लस का साइन लग गया। बोला क्या हो गया, ए प्लस का साइन क्या है, कैसे नहीं है। मैंने टोल्ड हर कि आई गॉट रिकमेंडेड ऐसे वैसे करके। देन पापा वाज आल्सो सो हैप्पी, ही वाज आल्सो क्राइंग एंड ही टोल्ड मी दैट यू डोंट नो, Right. yeah, he told me that you don't know that what you have done, तुझे खुद नहीं पता तो क्या कर चुका है ये वो। then so my father was so happy at that point of time. Exactly. Same thing with my merit also. I was not although I was expecting कि yeah I'll be through, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी because I was a clear cut case in, या कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चली, कुछ नहीं चला, तो I was sure कि शायद हो जाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरिट में। बट एक चीज माइंड में थी, या तो टॉप 10 में आऊंगा या बाहर रहूंगा। बस ये एक चीज माइंड में थी, या तो आऊंगा तो टॉप 10 में आऊंगा या फिर मैं, मेरी रैंक बाहर आएगी। फिर टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट दैट ना, आऊंगा तो टॉप 10 में आऊंगा वरना बाहर आ जाऊंगा, वरना मेरिट आउट होऊंगा पक्का। तो मेरिट आई एंड आई, मैं लाइक घर से बाहर था, तो पापा भी बाहर थे मेरे उस टाइम, ही वाज ट्रैवलिंग समवेयर। तो सडनली ही कॉल्ड मी के, मैं आई कॉल्ड हिम के 4:30-5 बजे के आसपास मेरिट आई थी। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट जस्ट माय 5 ओनली कॉल्ड मी के भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरिट आ गई, क्या रैंक आई तेरी। मैंने बोला यार जैसे उसमें चेक कर ले और बता दे क्या रैंक आई है मेरी भी मेरिट लिस्ट में। कहता नहीं यार सबकी आईडीज पे अपलोड हो गया। तो आई जस्ट फटाफट अपना आईडी ओपन किया, अपना हाथ कांप रहे थे पूरी तरीके से, खोला उसको आईडी को, देन फाउंड के ओके आई गॉट मेरिट नंबर 9। लाइक उसे 2-3 बार पहले देखी किया कि हाँ सही है ना, ये 9 ही है ना पक्का, और कुछ तो नहीं है ना। Exactly. Then I called my father के पापा ऐसे ऐसे करके, पापा was traveling, then I told him के पापा हो गया, आ गई मेरिट। कहते क्या रैंक आई, मैं बोला पापा 9 आई है। कहते अच्छा पक्का 9 ही है ना, 90 तो नहीं है ना, देख ले पक्का एक बार मेक श्योर कर ले। मैंने कहा हाँ हाँ पापा श्योर ही है बिल्कुल 9 ही है। तो कहते अच्छा चल बढ़िया है, आता हूँ मैं घर आता हूँ। बस फिर then after an hour he came back home. We hugged each other, and it was like an entire emotional moment for me. My brother was also so emotional, my mother, everyone was so happy, like ना पूरी family एक तरफ से वो हो गई थी कि चलो finally, like I'll tell you one thing कि मेरे मौसा जी है ना, तो जैसे बोलते हैं ना किसी चीज के पीछे ना हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो like when I recently I met my मौसा जी, तो he told me कि यार अभी बाकी दुनिया तो ना किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ती है, तू तो नहा धो के पीछे पड़ गया भाई इसके, तूने छोड़ा ही नहीं है। तो आई वाज लाइक एटलीस्ट चलो लाइक सब लोग खुश है। तो या that was my experience of my entire 10 SSBs and all. That's how things went Along for with me. your family, even we are so proud of you. And at last, I Yeah. want to know any suggestion you want to give to somebody who are working very hard day and night just to get that recommendation and they are looking this in. So anything you want to suggest to that person? यार my only suggestion to people ना कि यार please don't give up। हाँ if you have dream ना कि बस आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है और वो यूनिफॉर्म पहननी है, you are not supposed to live so soon। you have to put in your efforts, जितना कर सकते हो उतना करो। अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता यार, 10 अटेम्प्ट भी वही होगा, 25 अटेम्प्ट भी वही होगा। आई हैव सीन पीपल जो 21 अटेम्प्ट्स में 23 अटेम्प्ट्स में रिकमेंड हुए हैं। एंड इसीलिए माय ओनली मोटिवेशन वाज दोस पीपल ना यार कि अगर कोई 23rd अटेम्प्ट में रिकमेंड होता तो अभी तो मेरा 10 ही हुआ है यार। व्हाट्स अ बिग डील, और करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी साला एज पड़ी है, प्रॉब्लम क्या है। जब साल में मुझे 4 एसएसबी 5 एसएसबी मिल सकती है तो व्हाई शुड आई लीव एनी ऑफ देम ना।
जाना चाहिए मेरे को, किसी एसएसबी को छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है मुझे। इफ आई बिलीव कि यार मेरे 5 दिन वेस्ट होंगे, अरे नहीं यार, 5 दिन तुम वेस्ट तब कर दोगे अगर तुम घर बैठे रहे, अगर तुम एसएसबी देने नहीं गए तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि तुम एसएसबी देने, कोई भी एसएसबी हो, चाहिए इधर इट्स फ्री एसएसबी। फ्री एसएसबी पहली बात तो कुछ होता नहीं है, तुम्हारी मेहनत ही है, इसीलिए तुम्हें एसएसबी मिल रही है। वो इफ यू आर गेटिंग एनी एनसीसी एंट्री की अगर तुम्हें एसएसबी मिल रही है, समटाइम्स पीपल हैव दिस थिंग इन देयर माइंड ना कि यार एनसीसी एंट्री है, छोड़ो यार नहीं जा रहे। डोंट डू दिस थिंग यार, किसी भी अटेम्प्ट को खराब करना इज नॉट वर्थ इट। आई बिलीव कि इट्स नॉट वर्थ इट। यू शुड गो इनटू ईच एंड एवरी एसएसबी। क्या पता कौन सी एसएसबी में योर स्टार्स आर ऑन द वे, कि कौन सी एसएसबी में तुम्हारे स्टार्स तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारे फेवर में हो जाए, तुम कब कहाँ रिकमेंड हो जाओ, कहाँ यू गॉट दैट सिलेक्शन। सो दैट्स व्हाट आई थिंक यार, दैट्स माय सजेशन फॉर यू पीपल आल्सो। The best of luck and keep going, keep trying. You'll get your stars one day. Even now, we are waiting for your stars to be on your shoulders, and that day is very close, I must say. And Abhimanyu, it was lovely talking to you, and thank you so much for joining for this interview. And I'm glad, even though very few days are left, just to pack up everything and go to the academy, and you still managed to come for this interview. Thank you so much for joining. Thank you, Shital. Thank you so much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.